हेलो टू बी डॉक्टर्स। आज हम लोग चैप्टर 9 पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 9 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि बायोलॉजी क्या होती है। बायोलॉजी एक स्टोरी होती है। किसकी स्टोरी थी? तो सबको याद हो गया होगा। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टोरी थी। उसके साथ साथ किसकी स्टोरी थी? जितने भी लिविंग प्रोसेस हमारे बॉडी में होते हैं उसकी स्टोरी थी। जब हम बायोलॉजी की डेफिनेशन पता चली तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज हुआ वो क्या था कि ये लिविंग होता क्या है। जब हमें ये क्वेश्चन का आंसर पता चल गया तो हमने देखा ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नामकरण कैसे हुआ। जैसे जैसे हमारे अंदर क्वेश्चन अराइज होते गए हम लोगों ने वैसे वैसे उसका आंसर पढ़ते गए। जब नामकरण कर दिया तो अब इनको पढ़ना कैसे था, तो इनको क्लासिफिकेशन की जरूरत थी। तो हमने इनको क्लासिफाई कर दिया। हमने बोल दिया कि एक मोनेरा था मन का राजा, एक प्रोटिस्टा था, एक फंगस था, एक प्लांट्स था और एक एनिमल्स था। हमें पता है कि हम लोग पूरी तरह से सराउंडेड है इन प्लांट्स और एनिमल्स से। तो प्लांट्स को एक अलग चैप्टर 3 में पढ़ लिया और एनिमल्स को एनिमल किंगडम चैप्टर 4 में पढ़ लिया। हमने प्लांट्स का एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन एंजियोस्पर्म को रहने दिया था ताकि हम लोग उसको अच्छे से डिटेल में पढ़े। चैप्टर 5 में हम लोगों ने उसकी सबसे पहले उसका बाहर का स्ट्रक्चर देखा, मॉर्फोलॉजी पढ़ी। जब हमने उसके बाहर के स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया तो हमने उसका फिर अंदर का स्ट्रक्चर देखा, दैट इज उसके हम लोगों ने एनाटॉमी पढ़ी। जब हमने प्लांट्स का ये सब पढ़ लिया तो एनिमल्स भी तो टिश्यूज के बने होते हैं, उनका भी कुछ पता होना चाहिए हमें। तो चैप्टर 7 में हमने एनिमल टिश्यूज पढ़ा। कौन से दो एनिमल है जिसके जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो कॉकरोच, उनको फिर हमने अलग से पढ़ लिया। जब हमने इतना किया अब हमें पता चल गया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बने हैं, हम लोग इस पूरे सराउंडेड है लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसके बने हैं सेल्स, उसके बारे में तो पढ़ाई नहीं की। तो फिर हमने चैप्टर 8 में सेल्स भी देख लिया। अब हमने तो चैप्टर 1 में याद करो ये भी पढ़ा था कि हमारे अंदर तो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, मतलब हमारे बॉडी के अंदर केमिकल्स है। जी हाँ। तो अब कौन से केमिकल है, कैसे केमिकल्स है, इसके बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं। तब हम लोग आज पढ़ेंगे, दैट इज बायो मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन अराइज होता है बच्चों। क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम केमिकल्स के बने होते हैं? एक तो ये। दूसरा क्या क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ये जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनमें भी तो केमिकल्स होते हैं, तो क्या उनके और मेरे हमारे केमिकल सेम है क्या? तो इसका क्वेश्चन ये है कि बच्चों हाँ, उनमें भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन होगा, हमारे अंदर भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन होगा, लेकिन हमारे अंदर ज्यादा होगा, उनके अंदर कम। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स केमिकल्स के बने हैं, ये हमें कैसे पता चला? हमारे बायो में तो हम लोग सिर्फ क्वेश्चन पे क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं हर जगह। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल कंपोजिशन आखिर एनालाइज कैसे किया गया। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने क्या किया, सिंपल एक लिविंग टिश्यू लिया, एक वेजिटेबल या फिर एक लिवर का पीस टुकड़ा उठा के ले लिया, उसको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में जाकर के ग्राइंड कर दिया। मोटर, इन सबके घर में अदरक कूटने वाला मशीन होगा, तो उसमें हम लोगों ने इसको ग्राइंड कर दिया। ग्राइंड करके क्या बना, थिक स्लरी, जैसे मोटा सा अदरक का बन जाता है, गुच्छा टाइप का। अब उसको हम लोगों ने स्ट्रेन कर दिया, चीज क्लॉथ और कॉटन से छान दिया। छानने के बाद क्या हुआ, नीचे जो निकला फिल्ट्रेट जूस, वो एसिड सॉल्युबल था ऑब्वियसली, तभी वो नीचे फिल्टर होके चला गया। कुछ जो फिल्टर नहीं होते तो हम लोग डेली लाइफ में भी करते हैं, वो एसिड इनसॉल्युबल हो गया। तो ये जो एसिड सॉल्युबल पूल में था, हमने देखा कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसमें मिले। लेकिन हमने तो केमिस्ट्री में पढ़ा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दोनों होते हैं, तो क्या हम सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बने? नहीं। तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ गए? तो अब इनको कैसे पता करें कि हमारे बॉडी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है कि नहीं? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक लिविंग टिश्यू लेते हैं, जैसे लीफ हो गया या लिवर हो गया, इनका वेट वेट है, इनको फिर हम लोग ने ड्राई कर दिया, सुखा दिया। सुखाने के बाद क्या होगा, जितनी भी वाटर होगी वो इवापोरेट हो गई। इवापोरेट होने के बाद क्या बचा, उनका ड्राई वेट बचा। ड्राई वेट में अब हम लोग इसको क्या करेंगे, पूरी तरह से जला देंगे। अब जब ये जल गया तो जितने भी कार्बन कंपाउंड्स है वो ऑक्सीडाइज होकर के गैशियस फॉर्म बना लिए, मतलब CO2 बना लिए और वाटर वेपर बना लिए। ठीक है, और रिमूव हो गए। और रिमेनिंग क्या बचा, कार्बन कंपाउंड्स तो ऑक्सीडाइज हो गए, रिमेनिंग क्या बचा, ऐश। तो वो ऐश में फिर हम लोगों ने देखा कि उसमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स थे। ठीक है, तो हम लोग को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी पता चल गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी पता चल गया। तो अब हम लोगों ने कंपैरिजन किया एलिमेंट्स का कि नॉन लिविंग और लिविंग मैटर में कैसे प्रेजेंट होते हैं। तो हमने देखा कि दोनों में केमिकल्स तो सेम है, बस ये है कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर ज्यादा है, और सल्फर सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम जो है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर ज्यादा है। सल्फर तो इसमें ही ज्यादा है, कॉन्स जो है वो इसमें ज्यादा है, और बाकी रिमेनिंग सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकॉन यहाँ से ये अर्थ क्रस्ट में ज्यादा है, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स में ज्यादा है। ठीक है, एक ये क्लियर हुआ।
उसके बाद हम लोगों ने ऐसे ही इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स का एक लिस्ट निकाला, तो उसमें पता है ये सोडियम है, ऊपर भी लिखा था पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर, इन सबको आपस में जोड़ लो तो सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट के हम लोग बने होते हैं। ठीक है। अब हम लोग, ठीक है, इतना तो हमने पढ़ लिया, लेकिन हमें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बताओ भैया कि उनके अंदर जो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ, क्योंकि हमें तो डॉक्टर बनना है, हमें तो बस उससे ही मतलब है। सही बात है। तो ये जो अब हमारे अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इसका आंसर तुम लोग ही दे सकते हो। तुम लोगों ने अपने घर में सुना होगा कि किसी को शुगर हो रखा है, या शुगर क्या है, ये शुगर हमारे अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या बाहर से जो चीनी खा रहे हैं वो, तो हमारे अंदर भी चीनी है, शुगर है, तो वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हमारे अंदर और क्या है मोटापा के लिए, फैट्स, अमाइनो एसिड का, वो भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अब इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों को तो मतलब इनसे ही है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अमाइनो एसिड्स के बारे में। अब नाम में ही अमाइनो है तो मतलब एक अमाइनो ग्रुप होगा, एसिड है मतलब एक एसिडिक ग्रुप भी होगा। अब ये दोनों ग्रुप एक ही कार्बन से अटैच्ड होंगे, उस कार्बन को अल्फा कार्बन बोल दिया। ये अल्फा मेल जो होते हैं, अल्फा अमाइनो एसिड, सारा कुछ इसी से आकर के अटैच हो जाएगा, सब इसी से अट्रैक्ट होंगे, अल्फा मेल जैसे, तो ये अल्फा अमाइनो एसिड्स है। अब यहाँ पे देखो एक कार्बन से 4 ग्रुप्स अटैच्ड है, जिसमें 3 ग्रुप जो है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन जो एक ग्रुप है वो चेंज हो रहा है, और जो ग्रुप चेंज हो रहा है उसी के बेसिस पे अमाइनो एसिड का नाम भी चेंज हो रहा है। जिसमें सबसे सिंपल अमाइनो एसिड जो है वो ग्लाइसिन है, जिसमें एक H ग्रुप है। फिर अगर उसमें मिथाइल ग्रुप है दैट इज एलेनिन, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप है तो वो सेरीन हो गया, तो गैस। ये हम लोगों को याद रखना है। तो ऐसे तो तुम लोग बोलोगे कि मैम कितने सारे अमाइनो एसिड्स हो गए, कितने सारे प्रोटीन्स, नहीं बच्चों, प्रोटीन्स जो होते हैं बेस टाइप के अमाइनो एसिड से बनते हैं। ठीक है। अब इस नंबर ऑफ अमाइनो, अब किसी में क्या होगा कि ये कार्बोक्सिल ग्रुप 2 हो गया, किसी में अमाइनो ग्रुप 2 हो गया, तो ये अमाइनो एसिड भी एसिडिक और बेसिक हो सकते हैं इसी कार्बोक्सिल एंड अमाइनो ग्रुप के बेसिस पे। अगर कार्बोक्सिल ग्रुप ज्यादा करोगे तो वो एसिडिक हो जाएगा, नाम में ही एसिड आएगा उसके, ग्लूटामिक एसिड। अगर तुम इस अमाइनो ग्रुप को ज्यादा कर दो तो वो बेसिक हो जाएगा, और बेसिक का एग्जांपल है बॉल, दैट इज arginine एंड लाइजीन, अगेन अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके अलावा कुछ न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स होते हैं जिसका नाम है वेलिन। ठीक है। और कुछ एरोमेटिक, समझाने की तो कोई जरूरत नहीं है, हम लोग सब केमिस्ट्री में पढ़े ही है। कुछ एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनमें टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन और ट्रिप्टोफन आता है। ठीक है। टी, पी, पी। यहाँ पे मैंने ऊपर एक लाइन छोड़ी, दैट इज अमाइनो एसिड्स किसके बने हुए होते हैं। बच्चों ये नॉन एनसीईआरटी है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। अब ये अमाइनो एसिड्स के पास में एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि ना वो आयनाइज हो सकता है। आयनाइज हो सकता है मैम मतलब, मान लो कि उसको लो पीएच दिया तुमने, मतलब लो पीएच का मतलब क्या होता है, H प्लस ज्यादा है, H प्लस ज्यादा दिया तो उसका जो अमाइनो ग्रुप इतना अच्छा है ना, वो एक H ले ले मेंटेन रखने के लिए। ठीक है। और अगर उसको हाई पीएच में रखा, मतलब जब उसका H प्लस कम था, तो CO इतना अच्छा है कि एक H प्लस दे देगा, मतलब इसके पास प्रॉपर्टी है कि ये आयनाइज हो सके। तो एक ऐसा स्टेट भी आएगा जब इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक अमाइनो एसिड पे प्रेजेंट होगा, तो उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयनिक फॉर्म। क्लियर है। तो हम लोगों ने सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ लिया। दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड पे आते हैं, दैट इज लिपिड्स। हम लोग सबको पता है कि लिपिड्स वाटर इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल है तभी तो हम लोग मोटे हुए जा रहे हैं, फैट्स इकट्ठा हुए जा रहे हैं हमारे बॉडी में। ठीक है। तो ये सिंपल फैटी एसिड्स है, कुछ नहीं। फैटी, और फैटी एसिड्स क्या होते हैं, फैटी एसिड्स में एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा जो कि आर ग्रुप से अटैच्ड होगा। ठीक है। एक कार्बोक्सिल ग्रुप आर ग्रुप से अटैच्ड होगा। अब ये आर ग्रुप क्या है, ये एक कार्बन भी हो सकता है, ये दो कार्बन भी हो सकता है, इनफैक्ट ये 19 कार्बन तक ये आर ग्रुप हो सकता है। तो उसके बेसिस पे फिर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। तो एक होता है पार्मिटिक एसिड जिसमें 16 कार्बन है, 15 कार्बन तो आर ग्रुप के और एक कार्बन कार्बोक्सिल ग्रुप का। वैसे ही एरिकिडोनिक एसिड है जिसमें 19 कार्बन तो आर ग्रुप का है और एक कार्बन कार्बोक्सिल ग्रुप का है। एग्जांपल देखो यहाँ पे फैटी एसिड्स हो गया। ठीक है। अब ये जो फैटी एसिड्स है, अगर उसमें डबल बॉन्ड होगा तो वो अनसैचुरेटेड है, और अगर उसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा तो वो सैचुरेटेड है, अगेन अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सबसे सिंपल लिपिड तुमको देखने को मिलता है, देखो कितना सिंपल सा स्ट्रक्चर है, 3 कार्बन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन लिपिड्स में आता है। लिपिड्स जो होते हैं वो ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड को कंबाइन कर लेते हैं और मोनोग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें जो टिपिकल फैट मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में जो ज्यादा हो रहा है वो ट्राइग्लिसराइड है। अगेन तुम जब यूजी क्लियर करके एमबीबीएस में आओगे तो जो सबसे पहला फर्स्ट ईयर है तुम्हारा, उसमें जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें तुमको समझ आएगा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस। यही सारा चीज ऐसे ही बस थोड़ा एक्सटेंसिव वे में दिया हुआ है, तो तुमको लगेगा कि यार मैम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका तो आगे कोई रोल नहीं है। हर चीज का रोल है बच्चों।
हमें जब पता होगा कि हमारे बॉडी में फैट्स कैसे बन रहे, तभी जा करके तो हम लोग इलाज करेंगे कि वो फैट्स का। ठीक है? तो हर चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हुए पढ़िए। तो एक जिंजरली ऑयल होती है जिसका ना मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो वो विंटर्स में भी जनरली विंटर ऑयल के फॉर्म में रहती है। ठीक है? इतना याद रखना है। उसके अलावा फॉस्फोलिपिड्स, अब ये लिपिड्स में फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड हो गया, तो वो फॉस्फोलिपिड हो गया। फॉस्फोलिपिड का जो एग्जांपल है, बार-बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में पूछा गया, दैट इज लेसिथिन, जो कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो अगेन पामिटिक एसिड में 16 कार्बन है। ग्लिसरॉल हम लोग को पता है ट्राइहाइड्रोक्सीप्रोपेन, सबका इमेज इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की हर इमेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है? इसमें डायरेक्ट पेस्ट किया है मैंने। तो ट्राइग्लिसराइड सबसे सिंपल टिपिकल फैट मॉलिक्यूल है, ये याद रखना है। फॉस्फोलिपिड लेसिथिन होती है, लेसिथिन सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, ये याद रखना है। कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है? तो यहाँ तक एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं एनसीईआरटी से। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था बायोमोलिक्यूल से कितने क्वेश्चंस आते हैं बच्चों? साथ ही साथ टिक करेंगे, 4 से 5। अब बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने क्या देखा कि जब इस जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, मतलब हमारे अंदर केमिकल्स हैं, एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड्स हैं। तो क्या जो तुम्हारे नॉन लिविंग थिंग्स अर्थ क्रस्ट है और जो हम लोग हैं उनमें सेम टाइप ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं क्या? नहीं। हमारे अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर सब ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉन लिविंग थिंग्स। ये कैसे पता किया मैम आपने कि हम लोगों के अंदर केमिकल कंपोजिशन क्या क्या होते हैं? तो उसके लिए एक सबसे पहली टेक्निक जो हम लोगों ने निकाली, लिविंग टिश्यूज को हम लोगों ने ग्राइंड किया ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में, स्ट्रेन किया, चीज क्लोथ और कॉटन से कुछ एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन आए, कुछ एसिड इनसॉल्युबल है। एसिड सॉल्युबल में हम लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल गए। अभी तक तो सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या? तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए हम लोगों ने फिर से कुछ लिविंग टिश्यू लिए, जिसमें लीफ लिया और लिवर लिया। उनको सुखाने के बाद उनको जला दिया। जलाने के बाद क्या हुआ, कुछ जो कार्बन कंपाउंड्स थे वो तो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, रिमेनिंग ऐश बन गए। जो ऐश बने उसमें हमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिले। तो हमें पता चल गया कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो केमिकल्स के बने होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बने होते हैं। तब इनका कंपैरिजन किया। कंपैरिजन मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, ये पॉन्ड्स जो है वो हमारे अंदर ज्यादा है, इनमें कम है। बाकी रिमेनिंग जो है वो अर्थ क्रस्ट में ज्यादा है, हमारे अंदर कम है। तो ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स का भी एक लिस्ट सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम का एक निकाल दिया है। ठीक है? अब मैम हमें ये सब नहीं पढ़ना, हमें तो आप बताओ कि हमारे अंदर कौन-कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो सबसे पहले हमने अमीनो एसिड्स पढ़ा, जिसमें एक अमीनो ग्रुप था, एक एसिडिक ग्रुप था, जो कि सेम कार्बन से अटैच था, जिसको हम लोगों ने अल्फा कार्बन बोला, इसकी वजह से ये अल्फा अमीनो एसिड हो गया। इसके 4 वैलेंसी पोज़ीशंस थे, एक हाइड्रोजन वाला ग्रुप था, एक कार्बोक्सिल ग्रुप था, एक अमीनो ग्रुप था, एक वेरिएबल ग्रुप था। अब इसी R ग्रुप के बेसिस पे हम लोगों ने इसको डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स में क्लासिफाई कर दिया। लेकिन जो प्रोटीन्स होता है वो सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स का बना होता है। ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ये अमीनो एसिड्स है, वो अगर उनके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो वो ग्लाइसिन हो जाएंगे। अगर मिथाइल ग्रुप होगा तो एलिनिन, मतलब बेस्ड ऑन जो उसके आर ग्रुप के बेसिस पे हम लोगों ने उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड में क्लासिफाई कर दिया। उसके बाद हमने पढ़ा कि ये अमीनो एसिड एसिडिक भी हो सकते हैं अगर उनके पास कार्बोक्सिल ग्रुप 2 हो जाए। वो बेसिक भी हो सकते हैं अगर उनके पास अमीनो ग्रुप 2 हो जाए। तो वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं जब एक एक उनके पास बेसिक और कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो इनके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है आयनाइज होने की। लो पीएच में NH3 जो है वो अपने पास एक हाइड्रोजन आयन ले लेता है, पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है। हाई पीएच में COOH जो है अपना एक हाइड्रोजन को लूज कर देता है और नेगेटिव चार्ज गेन कर लेता है। और वैसी पीएच जब जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट हो तो उस आयन को हम लोग ज्विटर आयंस बोलते हैं। जब हमने अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ लिया, अब हमें हमारे अंदर जो फैट है, जो लिपिड्स है, उसके बारे में पढ़ना है। सबको पता है कि वो वाटर इनसॉल्युबल होता है। इसके अंदर भी एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगी और एक R ग्रुप होगा। ये R ग्रुप जो है वो नंबर ऑफ कार्बन है, ये एक कार्बन से 19 कार्बन तक हो सकता है। फॉर्मेटिक एसिड्स जो होता है वो 16 कार्बन अमीनो एसिड्स होता है और एरिकिडोनिक एसिड जो होता है वो 20 कार्बन। देखो ये इस पे कितना बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फैटी एसिड अब सैचुरेटेड में डबल बॉन्ड नहीं होगा, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होगा। तो सबसे सिंपल लिपिड सबको पता है, ग्लिसरॉल हमने देखा था 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेन। अब ये लिपिड्स के पास ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों है, तो वो मोनोग्लिसराइड, बाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये जो ट्राइग्लिसराइड है बच्चों, ये सबसे सिंपल फैट मॉलिक्यूल यही है। जिंजरी ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए ये विंटर्स में भी ऑयल के फॉर्म में रहते हैं। अब एक आता है फॉस्फोलिपिड्स, जो कि सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, जिसका एक एग्जांपल लेसिथिन है। तो हम लोगों ने अमीनो एसिड्स पढ़ लिया, लिपिड्स पढ़ लिया। अब हम लोग आते हैं नाइट्रोजन बेसिस पे। हमारा बॉडी के अंदर डीएनए भी तो होता है, वो डीएनए कैसे बनता है वो चलो अब देखते हैं। अब ये नाइट्रोजन बेसिस क्या है? इसमें कार्बन कंपाउंड्स एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग में अटैच्ड है। इसका एग्जांपल एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन है। ये आग को अलग याद रखो और कट को अलग याद रखो। ठीक है, एजी को अलग, एडेनिन एंड गुआनिन को अलग, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन को अलग। ये मैं आगे बताऊंगी ऐसा क्यों करना है। अब
इसी नाइट्रोजन बेसिस में हम लोगों ने शुगर भी अटैच कर दिया। जब एक शुगर इनमें अटैच कर दिया तो वो क्या बन गया, एडिनोसिन, एडेनिन का एडिनोसिन बन गया, एस से शुगर, एस से साइड, न्यूक्लियोसाइड बन गया, तो गुआनोसिन बन गया, थाइमिडीन बन गया, यूरिडीन बन गया, जब हमने उसमें शुगर ग्रुप अटैच कर दिया। ये एग्जाम्पल तुमको, ये इमेजेस याद रखने हैं, कैसा एडेनिन ग्रुप कैसा दिखता है, एडिनोसिन ग्रुप कैसा दिखता है। अब इन्हीं में, इस नाइट्रोजन बेस और शुगर में हमने एक फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच कर दिया, तो वो क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब यही न्यूक्लियोटाइड जो है वो डीएनए और आरएनए बनाता है, और न्यूक्लियोटाइड यही एडेनियोसिन जो है वो एडिनाइलिक एसिड बन गया, गुआनोसिन गुआनाइलिक एसिड बन गया, यूरिडाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड एंड साइटिडाइलिक एसिड बन गया, और इसने डीएनए और आरएनए बना दिया। ये हो गया नाइट्रोजन बेसिस। हमारी बॉडी में ना बच्चों कुछ मेटाबोलाइट्स होते हैं। अब कुछ ऐसे मेटाबोलाइट्स होते हैं जिनका फंक्शन हमें पता है, वो हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजिक, हमें डे टू डे लाइफ जीने में हमारी मदद करे। जैसे हमारे बॉडी में जो शुगर है, जो फैट है, जो प्रोटीन है, वो हमारे डे टू डे लाइफ में हमें जीने में मदद कर रहे हैं। तो वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, उससे ही हम लोग जिंदा है। शुगर, अमाइनो एसिड, फैट, ऑयल, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, इन पे। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ना तो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज हो रहे हैं, ना हमारी बॉडी में इनका कोई रोल है, बट ये हाँ ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूजफुल हो सकते हैं। तो वो होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जैसे मान लो कोई पिगमेंट, कैरोटीनॉइड, एंथोसाइनिन, ये। एल्केलॉइड्स में मॉर्फिन एंड कोडीन, अगेन मॉर्फिन एंड कोडीन के लिए एक बार यूजी क्लियर करो, फिर तुम जब एमबीबीएस के सेकंड ईयर में आओगे तब तुमको मॉर्फिन कोडीन हम लोग फार्मा में पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं, ओपियोइड्स होते हैं, ओपियोइड्स का काम क्या होता है। ठीक है, अभी के लिए तो इसको एल्केलॉइड्स ग्रुप में याद रख लो। फिर कुछ टर्पिनॉइड्स हैं, हम लोग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में टर्पिनॉइड्स के बारे में पढ़ने वाले, टर्पीन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले, कैसे वो प्लांट ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। तो ये हमारे बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रहे, हमारे बॉडी में इनका कोई एसेंशियल रोल नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए कहीं ना कहीं से यूजफुल है। अब कुछ एसेंशियल ऑयल जैसे लेमन ग्रास ऑयल हो गया। अब कुछ टॉक्सिन्स, अगेन एमबीबीएस के बाद जब सेकंड ईयर में एफएमटी पढ़ोगे, फॉरेंसिक मेडिसिन पढ़ोगे, तो उसमें एब्रीन टॉक्सिन, रिसिन टॉक्सिन के बारे में पढ़ोगे। लेक्टिन्स में कॉनकैनावेलिन ए आता है। ये वाला जो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये तुमको याद नहीं हो रहा तो अपने जो साइड नोट्स है, रूम में वॉल है, उसमें ये वाला जो चार्ट है वो चिपका लो, इससे हर बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एक एग्जाम्पल इसका इंपॉर्टेंट है। एल्केलॉइड क्या होता है, एल्केलॉइड का एग्जाम्पल पूछा चला जा सकता है। मॉर्फिन किस क्लासिफिकेशन के अंदर आता है, ये पूछा जा सकता है। ऐसे सारे एग्जाम्पल्स इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ड्रग्स में आते हैं, अगेन सेकेंड ईयर में विनब्लास्टीन और कर्कमीन। विनब्लास्टीन तुम पढ़ोगे कि कैसे कैंसर में हेल्प करता है। उसके अलावा कुछ पॉलीमरिक सब्सटेंस, रबर तो हम लोग सबको पता है कैसे यूजफुल है, गम्स है और सेल्यूलोज है। तो हर एक एग्जाम्पल हम लोगों को इसका याद रखना है। इसका मैं न्यूमोनिक नहीं बता रही हूँ, इसका आप लोग याद ही कर लो। ठीक है, निमोनिक वैसे बन तो सकता है, बट आई डोंट थिंक कि हर जगह निमोनिक की जरूरत है। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उसको तो आप वैसे ही याद रख लो। पिगमेंट्स, कैरोटिनॉइड और एंथोसाइनिन हो गया, कैरोटीन पिगमेंट और एंथोसाइनिन पिगमेंट के बारे में तो पढ़ा ही है। एल्केलॉइड्स में मॉर्फिन और कोडीन आ जाएगा। टर्पीनॉइड्स जो है उसमें टर्पीन नाम ही है, मोनोटर्पीन्स एंड डाइटर्पीन्स। एसेंशियल ऑयल है तो लेमन ग्रास ऑयल है। टॉक्सिन्स में लास्ट में आई एन आ रहा है तो एप्रीन टॉक्सिन और रिसिन टॉक्सिन हो गया। लेक्टिन्स में भी इन आ रहा है तो कॉनकैनावेलिन, ये बड़ा नाम है, ये दोनों छोटे टॉक्सिन के जैसे ही छोटा छोटा है नाम है। ड्रग्स में विनब्लास्टीन और कर्क्यूमिन है। उसके अलावा पॉलीमरिक सब्सटेंसेस में रबर, गम्स और सेल्यूलोज है। पॉलीमर्स के बने हुए होते हैं सेल्यूलोज, आगे पढ़ेंगे तो उसके थ्रू याद हो जाएगा। अब हमने पढ़ा कि ये कुछ जो फ्रैक्शन स्टार्टिंग में ही देख लिया कि कुछ एसिड सॉल्युबल पूल में गए, कुछ एसिड इनसॉल्युबल पूल में गए, तो उनका कुछ तो नाम होगा। जो सॉल्युबल पूल में गए बच्चों वो छोटे छोटे थे इसलिए सॉल्युबल पूल में गए, और जो एसिड इनसॉल्युबल पूल में गए वो बड़े बड़े थे, दैट इज मैक्रोमोलिक्यूल्स। कितने छोटे थे, तो 1000 डाल्टन से भी कम थे, और उनका कंपोजिशन साइटोप्लाज्म में जो कंपोजिशन होता है वही होता है। और जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स थे उसमें 10,000 डाल्टन से अबव उसका साइज था। 10,000 डाल्टन नहीं मैम, वहां पे तो मेरे को लिपिड्स देखने को मिला, लिपिड्स तो 800 डाल्टन का था, ऐसा कैसे लिपिड्स जो है वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में चला गया, उसको तो सॉल्युबल पूल में होना चाहिए था। हाँ, लेकिन लिपिड्स बच्चों जिस चीज का बना है उसके जो सेल मेम्ब्रेन और अदर मेम्ब्रेन्स हैं वो जब टूटते हैं ना तो वो वेसाइकल्स बनाते हैं, और वो वेसाइकल्स वाटर सॉल्युबल नहीं होता। इसलिए जो लिपिड्स है वो तुम्हारा एसिड इनसॉल्युबल पूल में चला गया, उसका साइज छोटे होने के बावजूद। तो इसमें साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन तो है, लेकिन अदर सेल ऑर्गेनल्स के भी कंपोजिशन है। इसमें सेल मेम्ब्रेन और अदर मेम्ब्रेन्स का कंपोजिशन आ गया लिपिड्स में। हमने देखा था ना लिपिड्स से सेल मेम्ब्रेन बना रहा था। ठीक है, अब एवरेज सबको पता है हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा क्या है, पानी। पानी के बाद क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन के बाद क्या है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के बाद क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद है लिपिड्स एंड उसके बाद है आयंस। तो अभी हम लोग यहाँ तक फटाक से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो हमने लिपिड्स तक पढ़ लिया था। अब हम लोग आते हैं, हमारे अंदर कुछ नाइट्रोजन बेसेस होते हैं। अब हमने पढ़ लिया कि एडेनिन, ग्वानिन, ए, जी और कट। अब इसमें शुगर ग्रुप अटैच किया तो साइड न्यूक्लियोसाइड बन गया, फॉस्फेट ग्रुप अटैच किया तो न्यूक्लियोटाइड बन गया।
एडिनोसिन, गुआनोसिन, ये सब न्यूक्लियोसाइड्स में आ गए। और तुम न्यूक्लियोटाइड्स में एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, ये सब न्यूक्लियोटाइड्स में आ गए। और यही न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो अल्टीमेटली जाकर के डीएनए और आरएनए बनाते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद हम लोगों ने ये तो वाला पेज तो वहां पे मैंने इंडिविजुअल चार्ट्स के साथ अटैच कर दिया है। तुम्हें बस ग्लूकोज याद रखना है, राइबोज 5 कार्बन शुगर है, ग्लूकोज 6 कार्बन है, ग्लाइसिन में हाइड्रोजन है, एलेनिन में मिथाइल ग्रुप है, सेरीन में हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप है, पार्मेटिक एसिड 16 कार्बन का है, ग्लिसरॉल जो है सबसे सिंपल फैटी एसिड्स है, ट्राइग्लिसराइड सिंपल फैट मॉलिक्यूल्स में आता है, लेसिथिन सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, शुगर ऐड कर दिया तो एडिनोसिन में कन्वर्ट हो गया, और उसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया तो एडिनाइलिक एसिड्स में कन्वर्ट हो गया। सारे इमेजेस याद रखने हैं। एक यूरेसिल है, यूरेसिल में हम लोगों ने ऐड किया तो वो यूरिडीन हो गया, अगर न्यूक्लियोटाइड में जाएगा तो वो यूरिडाइलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? अब हमने पढ़ लिया कि हमारे बॉडी में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके बिना तो हमारा बॉडी काम ही नहीं कर सकता, वो है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट जितने भी अमीनो एसिड्स है, शुगर्स है, सब हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है। बट कुछ ऐसे भी है जो हमारे बॉडी में ना तो प्रोड्यूस कर हो रहे हैं, ना हमारे बॉडी में कोई एक्शन है, लेकिन हमारे वेलफेयर के लिए हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, हमारे काम आ सकते हैं। तो पिगमेंट, जिसमें कैरोटीनॉइड और एंथोसाइनिन था, एल्केलॉइड्स मॉर्फिन और कोडीन था, टर्पिनॉइड में टर्पीन नाम में आ रहा था, एसेंशियल ऑयल में ऑयल ही आ रहा था, टॉक्सिन 5 वर्ड का है तो 5 वर्ड का ही उनमें एब्रीन और राइसिन आ रहा था, लास्ट में आयरन, लेक्टिन्स में भी लास्ट में आयरन आ रहा है लेकिन उसका बड़ा सा नाम है कॉनकेनावेलिन। ड्रग्स में विनब्लास्टीन एक ड्रग है और करक्यूमिन एक ड्रग है। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस में सेल्यूलोज, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि वो पॉलीमर होता है ग्लूकोज का, तो वहां से हमें याद हो गया। ठीक है? फिर हमने पढ़ा कि जो एसिड सॉल्युबल पूल में जा रहा है मतलब उसका साइज छोटा होगा। कितना छोटा होगा? उसका वेट कम होगा। कितना कम होगा? तो उसका वेट जो है वो 800 डाल्टन से अगर कम, 1000 डाल्टन से कम हुआ तो वो माइक्रोमोलिक्यूल्स में चला गया, और 10,000 डाल्टन से ज्यादा हुआ तो उसका बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हो गया। लेस देन 1000 डाल्टन एंड मोर देन 10,000 डाल्टन इज बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। लेकिन हमने पढ़ा कि इसका एक एक्सेप्शन भी है, लिपिड्स। लिपिड्स का मॉलिक्यूलर वेट हमने जब देखा तो लिपिड्स का मॉलिक्यूलर वेट काफी कम था। एसिड इनसॉल्युबल पूल में रखा क्योंकि वो जिस स्ट्रक्चर का बना है, सेल मेम्ब्रेन ये सब, वो अल्टीमेटली जब पीसेस में टूटने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाती है? वेसिकल्स में, जो कि वाटर इनसॉल्युबल है। इसलिए 1000 डाल्टन से कम होने के बाद भी ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में है। ये हम लोगों को क्लियर हो गया। एवरेज कंपोजिशन हमारे सेल्स का हमें पता है कि सबसे ज्यादा पानी, पानी के बाद प्रोटीन, प्रोटीन के बाद न्यूक्लिक एसिड, फिर कार्बोहाइड्रेट्स एंड फिर लिपिड्स। शुगर और फैट दोनों अच्छा नहीं है बॉडी के लिए, इसलिए सबसे कम अमाउंट में यही प्रेजेंट है। अब हम लोग आते हैं कि हमने अमाइनो एसिड्स तो पढ़ लिया, ये अमाइनो एसिड तो अल्टीमेटली मिलकर के क्या बना रहे हैं? प्रोटीन्स बना रहे हैं। हमारे लिए यूजफुल तो प्रोटीन है ना, तो ये प्रोटीन्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब ये प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड है, मतलब बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलकर के बना है, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स है। हमने पढ़ा 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब ये कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, जो हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो नॉन एसेंशियल, उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा बॉडी खुद बना रहा है उसको। लेकिन कुछ ऐसे अमाइनो एसिड है जो हमारा बॉडी नहीं बना पा रहा, आ बॉडी कांट में, तो उसको बाहर डाइट से लेने की हमें जरूरत है। तो इसलिए एक अमाइनो एसिड का एग्जांपल फिनाइलएलनिन प्रीवियस ईयर में पूछा गया। ये नॉन एनसीईआरटी है, फिनाइलएलनिन दिया हुआ नहीं है, एग्जांपल्स हमारे बुक में नहीं दिए हुए एनसीईआरटी के, बट तुम्हें फिनाइलएलनिन एसेंशियल है ये पता होना चाहिए क्योंकि एक बार पीवाईक्यू में पूछा गया। अगेन इसके एग्जांपल्स तुम जब यूजी क्लियर कर लोगे, एमबीबीएस में आओगे, हम लोग फर्स्ट ईयर में पूरा बायोमोलिक्यूल्स एक बायोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है? तो अभी बस तुम इतना याद रखो कि हमारे बॉडी में कुछ एसेंशियल और कुछ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब नॉन एसेंशियल हमारा बॉडी बना रहा है तो वो काम क्या कर रहा है? वो न्यूट्रिएंट्स को इधर-उधर लेकर के जा रहा है, वो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प कर रहा है, वो हार्मोन्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, वो एंजाइम्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है? तो इसका बहुत सारा रोल हो गया। सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो एनिमल्स में प्रेजेंट होती है उसका नाम क्या है? कोलेजन। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। हर जगह बायो में प्रियंका चोपड़ा कहीं ना कहीं से आई जा रही है, तो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सी है? कोलेजन, पीसी। और पूरे बायोस्फीयर में अगर पूछा जाए तो कौन सी है? तो रुबिस्को। अब ये रुबिस्को हम लोग अभी थोड़े दिन में चैप्टर 11 में पढ़ेंगे कि रुबिस्को क्या है, तो उस दिन हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तुम बस याद कर लो, राइबुलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। रुबिस्को एक एंजाइम है जो कि एक प्रोटीनेशियस नेचर की है, जो कि सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन पूरे बायोस्फीयर में यही प्रेजेंट होती है। प्रोटीन्स क्लियर हो गया। कितना इजी था ये चैप्टर, मेरे को लगता है कि इस चैप्टर से 4 से 5 एमसीक्यूज आते हैं। बुक में इतना ज्यादा एक्सटेंसिव वे में दिया हुआ है, लग रहा है कि कितना बड़ा चैप्टर है, लेकिन ये चैप्टर में अल्टीमेटली अंदर कंटेंट उतना नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा ही कंटेंट से बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब हम लोग देख लिया कि हम लोगों ने अमाइनो एसिड्स का चेन बना दिया, अब शुगर का चेन बनेगा तो पॉलीसेकेराइड बनेगा। तो इसमें ये थ्रेड के फॉर्म में होता है। ठीक है? इसका एक राइट एंड होता है, राइट एंड रिड्यूसिंग, आर से राइट एंड, आर से रिड्यूसिंग, और एक लेफ्ट एंड होती है। और लेफ्ट एंड क्या होती है बच्चों तुम्हारी? नॉन रिड्यूसिंग। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है तुम्हारा? सुक्रोज। अब इसमें क्या है? इसमें तुम्हें ब्रांचेस देखने को मिल रहे हैं।
ब्रांचेस देखने को मिलते हैं, तो इट हैज़ ब्रांचेस। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल सेल्यूलोज, मैंने बोला था ना कि वो पॉलीमरिक सब्सटेंस जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में तुमको सेल्यूलोज याद रखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेल्यूलोज किसका पॉलीमर होता है? ग्लूकोज का होता है, होमोपॉलीमर होता है। तो ये जो सेल्यूलोज होता है ना बच्चों, उसके पास ये सिंपल है, ये अपने अंदर कुछ भी अभी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं प्रोड्यूस कर रहा, तो इसके अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्स हेलिसेस नहीं आ रहे। कॉम्प्लेक्स हेलिसेस नहीं है तो इसके पास होल्डिंग कैपेबिलिटी नहीं है, इट कैन नॉट होल्ड आयोडीन। इनके पास सिर्फ बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। अगेन इसके ऊपर एनएन लिख दो, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ये एक बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया कौन सा बॉन्ड है। अगेन ये सारा बॉन्ड हम लोग यूजी में पीजी जब यूजी क्रैक हो जाएगा एमबीबीएस में डिस्कस करेंगे। अभी याद रख लो कि बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है यहाँ पर। अब सेल्यूलोज का क्या काम है सब बताएंगे। हमने इतने जब स्टार्टिंग में जब हमने डिस्कस किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सेल वॉल के बेसिस पे, हमने बोला था कि प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है, लेकिन ये सेल्यूलोज क्या होता है ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा था। तो वो आज हमने पढ़ लिया कि सेल्यूलोज इज एक्चुअली अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। किससे बनता है? पेपर मेड, इससे पेपर भी बनता है, प्लांट सेल वॉल भी बनते हैं। अब इसी का एक वेरिएंट आता है ग्लूकोज के पॉलीमर का, जिसको हम लोग स्टार्च बोलते हैं। स्टार्च क्या करता है? वो स्टोर हाउस है एनर्जी का। ये सेल वॉल बना रहा है, ये स्टोर हाउस है। इसके पास क्या होगा? हेलिकल स्ट्रक्चर्स होंगे जिसमें ये आयोडीन मॉलिक्यूल को होल्ड कर सकता है। तो जब भी ये कोई केमिकल से रिएक्ट करेगा तो आयोडीन की वजह से ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक ये जो डायग्राम है बच्चों, ये स्टार्च का डायग्राम है। अगेन हमें याद रखना है। उसके बाद एक और वेरिएंट आती है ग्लाइकोजन। ये तो प्लांट्स में इसकी एक वेरिएंट प्रेजेंट थी पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज की। एक पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज की वेरिएंट एनिमल्स के अंदर भी प्रेजेंट होती है जिसका नाम है ग्लाइकोजन। अगेन ये भी स्टोर हाउस की तरह काम करेगा। कैसे करेगा हम लोग ये आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब एक हम इन्यूलिन होता है जो कि पॉलीमर किसका होता है? फ्रक्टोज का। अभी तक हम लोगों ने ग्लूकोज के पॉलीमर्स में ही वेरिएशन देखा। एक वेरिएशन जिसमें कोई हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं था, सेल्यूलोज। एक जिसमें हेलिकल स्ट्रक्चर था, स्टार्च। और एक जो एनिमल टिश्यूज में प्रेजेंट था, वो ग्लाइकोजन। इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ये हमारा क्लियर है। क्या पॉलीसेक्राइड्स इतने सिंपल चेन्स में है वो खुश है? नहीं, कुछ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड भी हमारे बॉडी में होते हैं जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स, अमाइनो शुगर्स, केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स के फॉर्म में होते हैं। इसका एग्जांपल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन, ये सब होता है। हमने काइटिन हर जगह पढ़ा। फंगस में काइटिन पढ़ लिया हमने, आर्थ्रोपोड्स में काइटिन पढ़ लिया, लेकिन ये काइटिन क्या होता है ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। ये काइटिन ही एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ये जो केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड का बना होता है, which is forming the exoskeleton of arthropods। तो हमने बहुत सारी चीजें जो स्टार्टिंग में पढ़ी जिसका क्यों क्या कैसे, वो अब जाकर के हम लोग पढ़ रहे हैं। यही तो बायोलॉजी एक कहानी है। कहानी स्टार्ट होती है कोई दो कैरेक्टर से, वो दो कैरेक्टर कैसे बनते हैं कैसे मिलते हैं वो बाद में पता चलता है, वही हम लोग उसकी कहानी पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने प्रोटीन्स बना लिया, हम लोगों ने पॉलीसेकेराइड्स बना लिए। अब हम लोग बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो हमने पढ़ा नाइट्रोजन बेस में शुगर ऐड किया तो न्यूक्लियोसाइड बना, और उसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच किया तो न्यूक्लियोटाइड बना। और ये न्यूक्लियोटाइड बहुत सारा मिलकर के क्या बना दिया? न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड फिर क्या बनाएगा? डीएनए और आरएनए। क्लियर? तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है, हमने पहले ही पढ़ा कि एक नाइट्रोजन बेस होगा जिसका एग्जांपल हमें पता है आग और कट। तो ये जो आग है बच्चों वो प्यूरिन्स है, प्योर है। और जितने रेस्ट कट है वो कट पायरिमिडीन्स है। तो आग इज प्यूरिन। अब शुगर में इनके पास एक राइबोस शुगर भी हो सकता है और डीऑक्सी राइबोस शुगर भी हो सकता है। तो जो राइबोस शुगर है उसका एग्जांपल वो क्या बनाएगा? राइबोन्यूक्लिक एसिड्स। तो आज तक हमने सिर्फ पढ़ा कि इसमें तो डीएनए है, इसमें तो आरएनए। डीएनए और आरएनए क्या है यही हमें नहीं पता था, कि डीएनए और आरएनए क्या है आज हमें पता चल गया। उसके बाद इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच होती है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हमने जो प्रोटीन्स पढ़ा, प्रोटीन का कुछ स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है, हमने वो उधर पॉलीसेकेराइड मतलब शुगर के तो स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए, लेकिन हमने प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर नहीं देखा कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सिंपल सिंपल चेन के फॉर्म में होगा? नहीं। प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को बच्चों तुम ऐसे याद रखो कि तुम मान लो अकेले, जब तुम खुद अकेले पढ़ रहे थे, जो सीधे बच्चे, तुम अपने आप को क्यों लो, क्या पता कोई बदमाश बच्चा हो इसमें, कोई एकदम अच्छा सा भोला भाला उसको पढ़ रहा है अपने आराम से, तो वो सिर्फ एक सीक्वेंस ऑफ अमाइन मतलब एक सिंपल चेन में वो अटैच है, अपना काम कर रहा है। फर्स्ट अमाइनो एसिड जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा तुम्हारा एन पोर्शन को, एन पोर्शन को, और राइट साइड में जो तुम्हारा प्रेजेंट होगा वो तुम्हारा सी टर्मिनल होगा। तो ये एन साइड हो गया और ये सी साइड हो गया। और इसमें ये सिंपल सिंपल हेलिसेस के फॉर्म में प्रेजेंट है, चेन के फॉर्म में प्रेजेंट है। देखो एक स्टेयर केस जैसा प्रेजेंट है ये। ठीक है, और इसमें जो हेलिसेस होते हैं ना बच्चों, ये हेलिसेस सिर्फ राइट साइड में देखने को मिलते हैं। ठीक है, फाइन। तो लेकिन अब इस बच्चे को बदमाश बनाने के लिए एक दूसरा बच्चा आया, इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। मतलब अब ये प्रोटीन्स आपस में एक दूसरे में फोल्ड होने लग गए, अब इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होने लग गई। तो वो इस फॉर्म में, इस हेलिसेस के फॉर्म में, जो स्टेयर केस के फॉर्म में, हाँ क्योंकि वो अकेले ग्रो कर रहा था इसलिए वो स्टेयर केस के फॉर्म में था। अब वो अकेले नहीं है, उसके पास कोई एक बदमाश बच्चा आ गया, तो वो आपस में अब उसकी पढ़ाई जो है वो खराब हो रही है। तो ये दूसरे दूसरे फॉर्म्स में, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड फॉर्म्स में
कन्वर्ट हो गया। अब एक तीसरा दोस्त टर्शरी स्ट्रक्चर भी आकर के उसमें ऐड हो गया। उन लोगों का टारगेट था इसको तो फेल कराना ही है। तो ये आपस में और क्या हो गया, एक वुलन बॉल जैसे बन गए, ठीक है, एकदम, और उसकी पढ़ाई खराब होती गई। और यही नेसेसरी है जितने भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है ना, उसके लिए टर्शरी स्ट्रक्चर ही इंपॉर्टेंट है। आगे जाकर के हम लोग देखेंगे कि जो एंजाइम्स है, एंजाइम्स भी प्रोटीन्स का टर्शरी स्ट्रक्चर का ही फॉर्म होता है, ठीक है, वही सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज कराता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब उसने और उसकी दोस्ती और उसका जो इंटेलिजेंस है उसको खराब करना था और उसको परेशान करना था, तो उसने और सारे दोस्तों को बुला करके उसकी तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बना दी, मतलब उसका तो पूरा ध्यान पढ़ाई से हटा दिया। तो ईच पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट जो है वो डिफरेंट आर्किटेक्चर में अरेंज्ड है। यहाँ पे हर पॉलीपेप्टाइड डिफरेंट आर्किटेक्चर में होगा विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। स्ट्रिंग्स ऑफ स्फेयर्स के फॉर्म में हो सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्फेयर, एक दूसरे के ऊपर क्यूब्स, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में ये अरेंज होगा। तो सबसे पहले प्राइमरी में सीधा साधा भोला भाला था मैं। फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, मेरे अंदर कुछ चेंजेस आए। फिर टर्शरी स्ट्रक्चर में मैं तो बहुत ज्यादा उलझ गया, मुझे कुछ नहीं पता चला। और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में तो मैं इधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं पता। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्लियर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्लियर, टर्शरी स्ट्रक्चर क्लियर, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर क्लियर। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल एडल्ट हीमोग्लोबिन 4 सब यूनिट का बना होता है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, ये याद रखना है। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसको एक बार जल्दी से एनसीईआरटी से रिवाइज कर लेते हैं। प्रोटीन्स क्या था बच्चों, पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स था, ठीक है। ये अमाइनो एसिड कितने टाइप के, 20 टाइप के, ये भी ठीक है। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि ये अमाइनो एसिड्स एसेंशियल जो हमारे बॉडी में नहीं बन रहे हैं, जो हमारे बॉडी में बन रहे हैं वो नॉन एसेंशियल, जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी है उनका काम वो कर क्या रहे हैं, वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स को, वो हमें इन्फेक्शन से बचा रहे हैं, वो हार्मोन्स का काम कर रहे हैं, वो एंजाइम्स का काम कर रहे हैं। उसके अलावा कोलाजन, कोलाजन सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। एनिमल वर्ल्ड में जो सबसे अबंडेंट प्रोटीन होता है वो यही होता है। और सबसे अबंडेंट प्रोटीन पूरे बायोस्फीयर में कौन सा होता है, तो वो रुबिस्को होता है। हमने पढ़ा कि रुबिस्को आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हमने ये पॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ा, शुगर्स के पॉलीमर्स। अब शुगर के पॉलीमर्स सिंपल क्या है, चेन, लॉन्ग चेन शुगर के हैं। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल सेल्यूलोज जो ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, एकदम सीधा साधा है, ज्यादा हेलिसेस नहीं बनाएगा, हेलिसेस नहीं बनाएगा तो आयोडीन स्टोर नहीं करेगा। अब इसी का एक वेरिएंट आता है स्टार्च, जो कि स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी होता है प्लांट्स में, लेकिन इसके पास जस्ट बिकॉज हेलिसेस होते हैं तो ये आयोडीन स्टोर कर सकता है और ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है जब भी इसमें कोई भी रिएक्शंस करते हैं। तो अब एक पॉलीमर होता है फ्रक्टोज का जो कि इन्युलिन होता है, उसके पहले एक और वेरिएंट था ग्लाइकोजन जो कि एनिमल टिश्यूज में था। तो प्लांट टिश्यू में जो पॉलीमर थे ग्लूकोज के उनका नाम सेल्यूलोज और स्टार्च है। सेल्यूलोज सेल वॉल बना रहा है, स्टार्च जो है वो तुम्हारा स्टोर हाउस, सी से सी, एस से एस, स्टोर हाउस की तरह काम कर रहा है। और एनिमल्स में जो है वो ग्लाइकोजन, ये जो डायग्राम है ये ग्लाइकोजन का है। उसके अलावा हमें पता है कि प्लांट सेल्यूलोज का बना है, हमें पता है पेपर सेल्यूलोज से बनता है। उसके अलावा ये जो शुगर्स है, क्या ये सिंपल ऐसे पॉलीसेकेराइड जो सिंपल सिंपल शुगर चेन के फॉर्म में प्रेजेंट है, नहीं, कुछ कॉम्प्लेक्स भी है जैसे ग्लूकोसामीन, एनएसिटाइल, गैलेक्टोसामीन, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं भैया, जो इतने दिन से हम लोग आर्थ्रोपोड्स में काइटिन पढ़ते आ रहे थे, ये आखिर ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड एनएसिटाइल गैलेक्टोसामीन का एग्जांपल होंगे। होमोपॉलीमर, एक ही शुगर ग्रुप होगा हर जगह लेकिन कॉम्प्लेक्स होगा। अब आते हैं हम न्यूक्लिक एसिड पे। हमने इतना डीएनए डीएनए किया, ये डीएनए बनता कैसे है, तो अब हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड बच्चों एक्चुअली है क्या, न्यूक्लियोटाइड। अगेन न्यूक्लियोटाइड के बारे में हमें पता है, सबसे पहले एक नाइट्रोजन बेस होगा, उसके बाद उसमें एक शुगर अटैच कर दो, एक फास्फोरस अटैच कर दो, तो वो बन गया न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड। अब ये जो नाइट्रोजन बेस है उसमें आग है और कट है, आग इज प्यूरिन और कट इज पाइरिमिडीन। शुगर में अब तुम राइबोज शुगर ऐड कर दो और डीऑक्सीराइबोज ऐड कर दो, राइबोज ऐड किया तो आरएनए बन गया, डीऑक्सीराइबोज ऐड किया तो डीएनए बन गया। हमें ये भी पता चल गया कि हमारे बॉडी में डीएनए आरएनए कैसे है। हर चीज का खुलासा बायोलॉजी में हम लोग करते जा रहे हैं। अब प्रोटीन्स आते हैं, हमने अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर, हमने ऊपर शुगर का स्ट्रक्चर देख लिया, हमने डीएनए का स्ट्रक्चर देख लिया, लेकिन हमें प्रोटीन्स के बारे में तो पता ही नहीं है। प्रोटीन्स भी बच्चों कुछ प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंपल एक स्ट्रेट लाइन में होगी, एक थ्रेड जैसे होगी, एक साइड तुम्हारा सी टर्मिनल होगा और एक साइड एन टर्मिनल होगा, ठीक है। लेकिन क्या ये सिंपल रह सकते हैं, नहीं, कुछ ऐसे भी होंगे। हाँ, तो इसमें जो फर्स्ट वाला अमाइनो एसिड है वो एन टर्मिनल बनाएगा और जो सेकंड वाला है वो लास्ट वाला है जो वो सी टर्मिनल बनाएगा। अब कुछ जो है वो आपस में एक दूसरे में फोल्ड हो गए, पहले वो सीधा साधा था भोला भाला, फिर वो थोड़ा थोड़ा बदमाश हुआ तो वो क्या बन गया तुम्हारा अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। फिर वो बहुत ज्यादा बदमाश हो गया तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर में वुलन बॉल में कन्वर्ट हो गया। एक तो उसका कुछ अता पता नहीं, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, तो वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर हो गया उसका। ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर है यही बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन्स परफॉर्म करने में हेल्प करता है। अब एक एडल्ट हीमोग्लोबिन भी एक टाइप का प्रोटीन है जिसमें 4 सब यूनिट होते हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा सब यूनिट, वो भी एक प्रोटीन है। तो फर्स्ट हाफ जो था बायोमोलिक्यूल्स का कि वो हम लोगों का क्लियर हो गया, उसका आंसर भी हम लोगों को अभी तक मिल गया।
क्या था हमारा क्वेश्चन कि हमारे बॉडी में जो केमिकल्स है वो आखिर कैसे आए। तो हमने ये बता दिया कि कैसे हम लोगों ने एनालाइज किया केमिकल कंपोजिशन। हमारे बॉडी में ठीक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, लेकिन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कुछ बताओ तो हमने अमाइनो एसिड्स पढ़ा, अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स बना, प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा लिपिड्स के बारे में, फैट्स के बारे में, लिपिड्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने नाइट्रोजन बेसिस पढ़ा, फिर नाइट्रोजन बेसिस से फर्दर कैसे बना तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड कैसे डीएनए आरएनए बनाया वो हमने पढ़ा। फिर हमने पॉलीसेकेराइड्स के बारे में पढ़ा, हमारे बॉडी में जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ा, और कैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, कौन कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमारे वेलफेयर में यूज हो रहे हैं हमने उसके बारे में पढ़ा। That's it, यही था। अब हम लोग आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एंजाइम्स के बारे में। ये एंजाइम्स क्या होते हैं बच्चों? अब देखो हमारी बॉडी में सारे केमिकल रिएक्शंस हो गए, इतने सारे हमने केमिकल रिएक्शंस होते हैं ये पढ़ा कि केमिकल रिएक्शंस करवाने में कोई मदद कर रहा है क्या? क्या ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, इसके पीछे कोई है क्या? कोई इसको हेल्प कर रहा है जिससे ए जल्दी बी में कन्वर्ट हो जाए? बिल्कुल है, और वही एंजाइम होता है बच्चों। क्या? एंजाइम। तो एंजाइम हमने ऊपर ही देखा था प्रोटीनेशियस होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स और विथ 3D स्ट्रक्चर, क्योंकि जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म होगी वो टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से होगी, 3D स्ट्रक्चर है। लेकिन क्या सारे एंजाइम सिर्फ प्रोटीन्स के बने होते हैं? नहीं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। जब न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं तो उसको हम लोग राइबोजाइम बोलते हैं, अ वेरी इंपॉर्टेंट PYQ। ना एंजाइम को ना एक अच्छा सा सीधा साधा दोस्त की तरह तुम इसको याद रखना, ये बहुत सीधा है, इसके पास ना एक ये बहुत पढ़ाकू है, सीधा विद पढ़ाकू, लोग इसका फायदा उठाएंगे, इससे नोट्स लेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे और एग्जाम पास करेंगे, ठीक है, सीधा विद पढ़ाकू। तो अब इसके पास ना एक एक्टिव साइट होती है, मतलब एक पॉकेट होती है जिसमें सबस्ट्रेट, क्योंकि ये सीधा है तो ये ना किसी को भी अपने साथ दोस्त बनाने में हेल्प करता है, तो इसके पास एक पॉकेट है जिसमें सबस्ट्रेट आकर के फिट होता है। सबस्ट्रेट क्या होती है, प्रोडक्ट क्या होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता जब है तो एक जो कंपाउंड है वो दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, तो जो एक कंपाउंड दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम लोग सबस्ट्रेट, और जो बन रहा है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो एंजाइम सीधा साधा था, उससे आकर के सबस्ट्रेट ने दोस्ती कर ली। क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनना था, सबस्ट्रेट को एग्जाम पास करना था, एंजाइम को तो कुछ पता ही नहीं था कि उसका फायदा उठाया जा रहा है। तो सब एक्टिव साइट था उसके पास एक क्रेविस और पॉकेट जिसमें सबस्ट्रेट आकर के फिक्स हो गया और उसने प्रोडक्ट बना लिया। अब ये जो एंजाइम्स हैं वो रिएक्शंस को बहुत हाई रेट से कैटेलाइज करते हैं। ये हाई रेट से कैसे करते हैं ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये एंजाइम्स ना हाई टेम्परेचर, बेचारे सीधे साधे इसको हाई टेम्परेचर नहीं सुहाता, ये हाई टेम्परेचर में खत्म हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। लेकिन कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स है जैसे आर्की बैक्टीरिया, ये सब जहाँ प्रेजेंट होते हैं, जैसे मान लो कोई हॉट स्प्रिंग्स में है, कोई हॉट वेंट्स में है, वहां पे भी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनके अंदर भी तो एंजाइम्स होंगे, तो उनके एंजाइम्स कैसे सर्वाइव करे बच्चों? उनके एंजाइम्स क्या हो जा रहे हैं, थर्मोस्टेबल हो जा रहे हैं। वो दे कैन रिटेन देयर कैटालिटिक पावर इवन एट हायर टेम्परेचर, क्योंकि वो अडेप्ट कर लिए, उनको तो वही रहना है, तो वो अप टू 80 टू 90 डिग्री सेल्सियस रह सकते हैं, वैसे 40 डिग्री के बाद कोई भी नहीं रहता। एक ये पॉइंट। अब हम जब भी कोई भी रिएक्शन होगा, मान लो कोई भी सबस्ट्रेट आकर के अटैच होगा तो दो चीजें होगी, एक इसका शेप चेंज होगा, शेप चेंज को हम लोग बोलते हैं, उसके अंदर फिजिकल चेंज आएगा, सिर्फ फिजिकल चेंज, इट इज चेंज इन शेप विदाउट अभी बॉन्ड्स नहीं टूटे। जैसे वाटर वेपर में जब कन्वर्ट होते हैं तो बॉन्ड्स नहीं टूटता, वो बस उसका स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है। कुछ होते हैं जिसमें बॉन्ड्स भी टूट जाते हैं, जैसे देख लो ये एग्जांपल, बेरियम हाइड्रोक्साइड का जब H2SO4 से रिएक्ट करते हैं तो बेरियम सल्फेट और वाटर बना लेता है, तो इसमें बॉन्ड्स टूटे और न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ। वैसे ही स्टार्च जैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ये जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में हो रहे हैं किसी रेट से हो रहे हैं, मतलब ये जो प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम कितना बन रहा है ये भी हमें पता होना चाहिए एंजाइम्स के प्रेजेंस में। तो रेट क्या होता है, कितना प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम एक एंजाइम बना रहा है, दैट इज रेट। वेलोसिटी सबको पता है, वेलोसिटी डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड, ये हम लोग फिजिक्स में पढ़ते ही है। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होती है, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, डायरेक्शन होता है, तो इसी को हम लोग, इस रेट को हम लोग वेलोसिटी नाम दे दिए। अगर उसमें डायरेक्शन स्पेसिफाइड है कि इस डायरेक्शन में इतना पी बन रहा है पर यूनिट टाइम, तो वो क्या हो गया, उसकी वेलोसिटी हो गई। हमने पढ़ा कि टेम्परेचर इसको अफेक्ट कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है ये तो नहीं पढ़ा, तो ये पढ़ेंगे कि इसका जो रेट है, ये जो केमिकल रिएक्शन होने का जो रेट है वो डबल या तो फिर डिक्रीज हो जाएगा बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन ईदर डायरेक्शन। मतलब अगर वो इस साइड गया तो हाफ से डिक्रीज हुआ, इस साइड गया तो हाफ से बढ़ गया, फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस। अगर तुम्हारा 90 डिग्री टेम्परेचर है और वो 100 हो गया तो उसका क्या होगा, रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा, और वही 90 से अगर 80 टेम्परेचर उसने कम कर लिया तो उसका रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा।
और ये भी जान लो कि अगर कोई ए से बी में कन्वर्ट होने के लिए अगर एंजाइम प्रेजेंट है तो वो बहुत फास्ट और ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बना पाएगा, और अगर एंजाइम नहीं है तो वो कम। कैसे? जैसे कार्बन CO2 प्लस H2 और H2CO3 बनाया, अगर एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज है तो वो 6 लाख मॉलिक्यूल्स हर सेकेंड बना सकता है, लेकिन अगर उसके पास ये एंजाइम नहीं है कार्बोनिक एनहाइड्रेज तो वो 1 घंटे में सिर्फ 200 मॉलिक्यूल बनाए। तो तुम सोचो कि कितने फास्ट रेट से, जो मैंने ऊपर बोला ना कि ये नीचे पढ़ेंगे हम लोग कि एंजाइम्स वर्क एट कैटेलाइज द रिएक्शन एट अ वेरी हाई रेट, तो यही इसका एग्जांपल है। अब हमारे बॉडी में इतने सारे मेटाबॉलिक पाथवेज है, हम लोग को पता है, और आगे आने जब हम लोग चलेंगे तो और पढ़ेंगे कि कैसे ग्लाइकोलिसिस, कैसे ग्लूकोज टूट रहा है, कैसे प्रोटीन टूट रहा है, कैसे ग्लूकोज और प्रोटीन्स बन रहे हैं। तो ये इतने सारे मेटाबॉलिक पाथवे क्या एक स्टेप में कन्वर्ट कंप्लीट होते हैं? नहीं, इनके लिए मल्टीपल स्टेप्स लगते हैं। और कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट से बहुत सारे कंपाउंड्स बन जाते हैं। जैसे मान लो कि अगर ऑक्सीजन मिला तो ग्लूकोज पायरुविक एसिड के बाद CO2 प्लस H2O बना देगा, लेकिन वही ग्लूकोज को अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो लैक्टिक एसिड बना देगा। और ईस्ट तो इथेनॉल का फॉर्मेशन करता है। ये अगेन हम लोग चैप्टर 11 12 में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ बस इतना याद रख लो, क्योंकि वहां पे जाओगे तो तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि कैसे वो एरोबिक कंडीशंस में CO2 वाटर बन रहा है, कैसे एनारोबिक कंडीशंस में लैक्टिक एसिड बन रही है, कैसे ईस्ट जो है वो इथेनॉल का फॉर्मेशन कर रहा है। ये सारी चीजें हम लोग वहां पे पढ़ेंगे। अभी एंजाइम्स इतने हाई रेट से रिएक्शन कर कैसे पा रहे हैं? आखिर ये एंजाइम के पास है क्या? वो तो सीधा साधा सा था, भोला भाला सा था, वो ऐसे कैसे कर पा रहा है? तो बच्चों होता क्या है ना, जब एंजाइम सीधा तो है, लेकिन सीधे लोगों को ना थोड़ा अब पता चल जाता है धीरे धीरे कौन उसका फायदा उठाने के लिए आया। सबस्ट्रेट आकर के उससे अटैच हो गया, उसने दोस्ती कर ली उससे। ठीक है, इसको अभी जब ये दोस्ती की ट्रांजिशन स्टेट कर रहा, क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट को तो इससे सिर्फ फायदा चाहिए एंजाइम से, तो उसने बस थोड़े टाइम के लिए दोस्ती की, थोड़े टाइम को हम लोग उसका ट्रांजिशन स्टेट बोल दिया। अच्छा, एकदम बेस्ट फ्रेंड के टाइप से रहने लग गया, लेकिन दोस्ती तो अनस्टेबल थी। जी, स्टेट जो है वो अनस्टेबल है, हमें पता है ये दोस्ती टूटने वाली है क्योंकि मतलबी वाली दोस्ती है। फिर क्या होगा, जब एंजाइम को असलियत पता चलेगा तो फिर वो सबस्ट्रेट को अलग करके निकाल देगा और वो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट, वो अपना एंजाइम का एंजाइम ही रहेगा क्योंकि वो तो स्ट्रांग है, वो तो पढ़ लिख रहा है, वो तो एंजाइम ही रहेगा। लेकिन प्रोडक्ट जो सबस्ट्रेट है वो चेंज हो जाएगा, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि उसने एंजाइम का फायदा उठा लिया। अब सबस्ट्रेट से वो प्रोडक्ट बन गया, वो एग्जाम में पी से पास हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों आती है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगेन यहाँ पे तुमको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं वो याद नहीं रखना है, क्योंकि ये आगे जब हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में तो उस टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये रिएक्शंस आखिर होते क्या है। अभी के लिए आप लोग कंफ्यूज भी हो जाओगे और इससे एज सच कोई क्वेश्चन भी नहीं आया था कभी। तो अभी बस तुम इतना याद रखो कि एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलकर के एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो कि एक थोड़े टाइम की दोस्ती होती है, ट्रांजिशन स्टेट होता है, अनस्टेबल दोस्ती होती है। बाद में जब एंजाइम को पता चल जाता है उसका फायदा उठाने वाला है तो वो सबस्ट्रेट को निकाल के फेंक देता है, प्रोडक्ट लो तुम्हें पास होना है, पास हो जाओ और प्रोडक्ट बना देता है उसका। कोई भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। चाहे वो एंजाइम के प्रेजेंट में हो, चाहे वो एंजाइम के प्रेजेंट में नहीं हो, एनर्जी तो लगेगी ही सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनने में, तो वो कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों दो तीन वर्ड्स दिए हुए, अच्छा नीचे पढ़ेंगे उसको। तो ये पार्ट क्लियर हो गया हमारा। उसके बाद हम लोग आते हैं अब एंजाइम्स के बारे में, थोड़ा सा उसका नेचर के बारे में। इतना सीधा है फिर भी इतना वो हाई रेट से रिएक्शन कर पा रहे हैं, तो थोड़ी सी उसकी नेचर पढ़ लेते हैं कि वो ऐसा कैसे कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले एक्टिव साइट, सीधा साधा था, उसके पास जगह थी तो उसको दोस्ती करनी थी किसी से, अकेला था तो सबस्ट्रेट ने उसका फायदा उठाया, सबस्ट्रेट आकर के उससे बाइट हो गया। ठीक है, एंजाइम ने बोला चलो ठीक है, वो अपना जो डे रूटीन है थोड़ा सा अपने दोस्त के अकॉर्डिंग उसने चेंज कर लिया, ऑल्टरेट शेप, और सबस्ट्रेट आकर के उससे एकदम टाइट दोस्ती करने का कोशिश किया क्योंकि उसको तो पास होना था। अब क्या हुआ, एंजाइम को पता चल गया कि उसका फायदा उठाया जा रहा है, तो वो बॉन्ड को तोड़ देगा। वो बोलेगा ले सबस्ट्रेट तू पास हो जा, तू प्रोडक्ट बना ले, लेकिन मुझे तो अकेला छोड़ दे। तो एंजाइम अलग हो गया, प्रोडक्ट अलग हो गया। अब एंजाइम वापस से तो क्योंकि वो अकेला हो गया, लेकिन दोस्त तो चाहिए, तो अब वो वापस से रेडी हो जाएगा कि कोई और उसका आकर के सच्चा दोस्त बन जाए। अब इस एंजाइम को कौन कौन इफेक्ट कर सकता है? तो टेम्परेचर और पीएच। तो अगर ऑप्टिमम पीएच ऑप्टिमम टेम्परेचर है तो भैया सही है, एंजाइम्स अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन उसको कम टेम्परेचर मिला तो वो इनएक्टिव स्टेट में रह जाएगा, और हाई टेम्परेचर मिला तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है एंजाइम्स तो प्रोटीन्स का बना होता है, प्रोटीन्स तो डीनेचर हो जाते हैं हीट में। तो ये क्लियर हो गया हमारा। तो ये ग्राफ हमें याद रखना है कि टेम्परेचर और पीएच का कैसे, एक ऑप्टिमम पीएच पे वो ठीक काम करता है, फिर जब उसका ऑप्टिमम पीएच खत्म हो जाता है तो फिर वो उसका जो एक्टिविटी भी जो होता है वो खराब हो जाता है, नीचे गिरने लगता है। तो यहाँ पे दो वर्ड्स आते हैं बच्चों, एक वीमैक्स आता है, एक केएम आता है। अगेन वीमैक्स एंड केएम तुम्हारे लेवल का नहीं है, ये तुम पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में भी पढ़ोगे। एंजाइम्स एक पर्टिकुलर चैप्टर है तुम्हारा फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस का, वहां पे भी पढ़ोगे, और सेकंड ईयर में फार्मा के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ोगे। लेकिन मैंने जब पीवाईक्यू देखा ना तो एक बार केएम पे भी क्वेश्चन था, तो मैं तुम्हें बस थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि वी मैक्स
एंजाइम जब सबसे हाईएस्ट रेट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है तो उसको उसकी वीमैक्स बोलते हैं। एंजाइम्स जब अपने सबसे हाईएस्ट रेट से एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, जो उसकी हाईएस्ट रेट थी, तो उसको वीमैक्स हम लोग बोलते हैं। और केएम क्या होता है? केएम वो वैल्यू होती है जब ये वीमैक्स तुम्हारा हाफ हो जाता है। सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन जिसपे Vmax जो है सबसे हाईएस्ट रेट में प्रोडक्शन प्रोड्यूस करे, वो उसका Vmax हो गया। एंड सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन जब Vmax तुम्हारा हाफ हो रहा है, इज इट्स Km। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाया तो वेलोसिटी पहले इंक्रीज हुआ और मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच गया। तो जो वो मैक्सिमम वेलोसिटी पे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो रहा है, जो वो रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, वो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, उसको Vmax बोल रहे हैं। एंड सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन जब तुम्हारा Vmax हाफ हो जा रहा है, तो उसको हम लोग उसकी Km बोलते हैं। जब ये मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच गया, उसके बाद फर्दर ये इंक्रीज नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि एंजाइम ही नहीं बचा। सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन तुम कितना ही बढ़ा लोगे, एंजाइम्स भी तो अवेलेबल होना चाहिए ना दोस्ती करने के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ? एंजाइम को तो धोखा मिल चुका है सबस्ट्रेट से। अब एंजाइम खाली है, तो एंजाइम अब थोड़ा सा वल्नरेबल हो गया। अब ईजिली दोस्ती कर लेता है। तो उसको एक मिला इनहिबिटर। उसको पता नहीं था कि वो क्या नाम है, सबस्ट्रेट तो कम से कम उसको धोखा तो नहीं दिया, अब ये इनहिबिटर उसको धोखा भी दे देगा, लेकिन इसको पता ही नहीं चलेगा। सबस्ट्रेट को, एंजाइम को लगेगा वो सबस्ट्रेट जैसा ही है, लगेगा कि सबस्ट्रेट जैसा ही है, लेकिन ये एक्ट ऐसा करेगा कि ये सबस्ट्रेट से भी अच्छा है। तो बोलेगा ठीक है, तो वो जाकर के एंजाइम से बाइंड कर लेगा, एंजाइम अपने पास उसको जगह दे देगा, लेकिन वो क्या करेगा, एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा, एंजाइम को फेल करा देगा, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। सबस्ट्रेट तो एंजाइम से बाइंड होना चाहता था, क्योंकि वो सिर्फ पास होकर के प्रोडक्ट बनना चाहता था। इनहिबिटर एंजाइम से कंबाइन होकर के एंजाइम को फेल करना चाहता है और बस अपना एक्शन शो करना चाहता है। तो ये तो नेगेटिव हो गया ना, तो ये इनहिबिटर है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। जो आज के डेट में जो चतुर, याद है थ्री इडियट्स का जो चतुर था, वो खुद तो पास होना चाहता था लेकिन सबको फेल भी साथ में करना चाहता था। इसलिए याद है रात में वो मैगजीन सबके कॉरिडोर के नीचे रख देता था। तो वैसा ही है ये इनहिबिटर, खुद पास होगा लेकिन दूसरों को फेल करके, एंजाइम्स को खत्म करके। तो इसका एग्जांपल क्या है? इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मैलोनिक एसिड, ठीक है, व्हिच रिजेंबल सबस्ट्रेट सक्सिनेट इन स्ट्रक्चर। अगेन ये जो पूरा तुम्हारा रिएक्शन है, ये हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर 11 में, तो वहां पे जब मैं पढ़ाऊंगी ना, तो मैं तुम्हें याद करा दूंगी कि जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है, उसको कौन इनहिबिट कर रहा है? मैलोनेट। मैलोनेट किसको रिजेंबल करता है? सक्सिनेट को। लेकिन ये एग्जांपल अभी के लिए बस तुम रट लो, वहां पे मैं तुम लोगों को अच्छे से याद करा दूंगी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, अब इस इनहिबिटर का यूज कहाँ पे होता है? तो बैक्टीरियल पैथोजेंस को कंट्रोल करने के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं। अब हम लोग आते हैं एंजाइम। अब तो बहुत सारे, क्या एक ही टाइप का एंजाइम होगा? डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होंगे। तो इसका एक निमोनिक है बच्चों, एक मिनट। एक निमोनिक है बच्चों, जिसको हम लोग याद रख सकते हैं, ओ टी हिल। ये ओटी हिल हम लोग जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस में, क्या पता साथ में ही पढ़ ले, तो उसमें ये ओटी हिल निमोनिक वहां पे भी पढ़ेंगे, वहां पे भी एंजाइम्स का यही क्लासिफिकेशन याद करना है। बच्चों मैं तुम्हें एक चीज आज बोलना चाहती हूँ कि स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ डॉक्टर। डॉक्टर बनना है ना, स्टार्ट बिहेविंग लाइक वन। कुछ भी ऐसे पढ़ो कि जैसे मैं तो डॉक्टर हूँ तो पढ़ रही हूँ। हर चीज के पीछे लॉजिक लगाओ। अच्छा, जब मैं डॉक्टर बन जाती तो ऐसे होता, डॉक्टर बन जाती तो वैसे होता, इसलिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं। हर चीज के पीछे लॉजिक लगाओ। जैसे ओटी हिल, अच्छा जैसे मैंने तुम्हें बताया कि फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस में बायोकेम में भी पढ़ना है। ये ओटी हिल अभी याद कर लेंगे तो उस टाइम बायोकेम में याद करना कितना ईजी हो जाएगा। ठीक है, एक भी नेगेटिव इमोशन रखना ही नहीं कि बनेंगे या नहीं बनेंगे, बनना तो है ही। ठीक है, तो सबसे पहला ओ से ऑक्सीडो रिडक्टेज आता है, टी से ट्रांसफरेजेस आता है, एच से हाइड्रोलेजेस आता है, एल आई से तुम्हारा आइसोमरेज, एल से लाइज और लाइगेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज नाम से ही क्लियर है, ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, तो एस रिड्यूस्ड फॉर्म में, एस डैश ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, रिएक्शन होगा तो उल्टा हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये रिडक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, तुमको एग्जांपल्स नहीं पढ़ने कि कौन सा एंजाइम ऑक्सीडो रिडक्शन करा रहा है, ये सब। लेकिन जब तुम थोड़ा सा एडवांस, अगेन फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस में जाओगे तो बस एग्जांपल्स पढ़ने रहेंगे। अल्टीमेटली सब यही वहां पे जाने वाला है, मोर एक्सटेंसिव फॉर्म में। अभी हम लोगों ने बोन्स पढ़ा, लेकिन बोन्स के बारे में तो नहीं पढ़ा। बोन्स के बारे में ऑस्टियोलॉजी एमबीबीएस इसीलिए बनाए हैं कि वहाँ पे बोन्स के बारे में पढ़ लो। अभी बोन स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होता है, लेकिन इतना तो पता होना चाहिए ना एमबीबीएस करने के लिए, तो वो बस तुमको याद रखना है, उसका एग्जाम्पल याद रखना है। वैसे ही ट्रांसफरेजेस का एग्जाम्पल नहीं बताया। ट्रांसफर कर रहा है एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप में, दैट इज ट्रांसफरेजेस। हाइड्रोलेज हाइड्रोलिसिस कर रहा है, नाम से ही सब क्लियर है। आइसोमरेज आइसोमर में कन्वर्ट करेगा, आइसोमरेजेस। लाइजेस, लाइज का काम होता है जोड़ना, नहीं तोड़ना, सॉरी, लाइज का काम होता है तोड़ना। एंड लाइगेज, लाइगेज में जी आ रहा है, जी इज ग्लू, तो ग्लू का क्या काम होगा? जोड़ना।
तो जो लिंक करेगा दो कंपाउंड को वो लाइगेज हो गया, जो तोड़ेगा वो लाइज हो गया, जो आइसोमर में कन्वर्ट करेगा आइसोमरेज हो गया, जो हाइड्रोलाइज करेगा वो हाइड्रोलेज हो गया, जो ट्रांसफर करेगा एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में वो ट्रांसफरेज हो गया, जो ऑक्सीडो रिडक्शन करेगा ऑक्सीडोज ऑक्सीडो रिडक्टेज हो गया। एग्जांपल निमोनिक से ओटी हिल करके याद हो गया, वहां भी मैं ओटी हिल करके याद करवाऊंगी। अब एंजाइम्स के पास क्या, एंजाइम्स अपने एंजाइम का जो प्रोटीन नेचर है वही उसको कैटालिटिक प्रॉपर्टी में हेल्प कर रहा है, बस एवं एंजाइम नहीं, एंजाइम के पास एक स्पेशल नॉन प्रोटीन स्ट्रक्चर भी होता है जिसको कोफैक्टर बोलते हैं। वही कोफैक्टर उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर वो कोफैक्टर को हटा देंगे तो कैटालिटिक एक्टिविटी विल बी लॉस्ट बच्चों। तो सिर्फ एंजाइम का प्रोटीनेशियस नेचर इज नॉट हेल्पिंग एन एंजाइम टू शो टू फॉर्म द प्रोडक्ट, एक्चुअली द कोफैक्टर इज हेल्पिंग। अब ये कोफैक्टर भी दो टाइप के होते हैं, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप और एक कोएंजाइम्स और एक मेटल, तीन टाइप के होते हैं। तो अब इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर टाइटली बाउंड है, कुछ ऐसे कोफैक्टर होंगे जो एकदम प्रोटीन वाले पार्ट से जाके टाइटली बाइंड कर लेंगे, तो वो हो गए हीम, H2 O2 को H2 और O2 में कन्वर्ट करने वाला, हीम इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। एग्जाम्पल सबके इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें सब में येलो मार्क है, मतलब ये वाले पार्ट से बार बार PYQ आया है। दूसरा होता है तुम्हारा कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थोड़े टाइम के लिए दोस्ती करते हैं, ये पक्की वाली दोस्ती कर रहे हैं, ये थोड़े टाइम के लिए दोस्ती कर रहे हैं। तो इसका एग्जांपल विटामिन में तुम्हारा नाइसिन आता है जो कि NAD और NADP बनाता है। मेटल आयंस भी कुछ होते हैं जैसे जिंक, जिंक और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज पे तो ना जाने कितने बार क्वेश्चन आया है। प्रोस्थेटिक और कोएंजाइम्स पे तुम्हारे इसका जो डेफिनेशन है उस पे क्वेश्चन है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है टाइट बाउंड करेगा, कोएंजाइम जो है वो लूज बाउंड करेगा। लेकिन जिंक और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का एग्जांपल कि जिंक किसका कोफैक्टर है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का कोफैक्टर कौन सा है। दिस इज ऑल अबाउट तुम्हारा बायोमोलिक्यूल्स। इतना बड़ा से इतना सारा पेजेस है एनसीईआरटी में बिना मतलब का, हाँ तो कुछ भी नहीं इसमें। अगेन एंजाइम्स का हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमने पढ़ लिया कि एंजाइम्स तो बच्चों प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जिसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, तो उसको हम लोग एंजाइम्स नहीं राइबोजाइम्स बोलते हैं। एंजाइम्स टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, ये बात हमें पता है। अब हमें ये चीज पता है कि एंजाइम्स जो है वो हाई टेम्परेचर में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस में। लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं उस ऑर्गेनिजम्स के जो उस हाई टेम्परेचर पे रहता ही है, तो उसमें वो अपनी पावर को रिटेन कर लेते हैं और वो 80 टू 90 डिग्री सेल्सियस तक भी अपनी कैटेलाइजिंग प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। अब ये एंजाइम्स अच्छा सीधा साधा भोला भाला दोस्त है, वो उसके पास एक एक्टिव साइट होता है जिसमें आकर के बदमाश दोस्त सबस्ट्रेट फिट होता है। ये जो एंजाइम्स है ये केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस करता है। कोई भी एंजाइम में सबस्ट्रेट आकर के ऐड करेगा तो पहले कुछ फिजिकल चेंज होगा। फिजिकल चेंज में सिर्फ शेप चेंज होता है, फॉर एग्जांपल जब वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट होता है। कुछ में क्या होता है, उनके आपस की दोस्ती बॉन्डिंग भी टूटती है, तो उसको हम लोग केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। अब जिस रेट से सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम लोग रेट बोलते हैं। और अगर हम लोगों को डायरेक्शन पता है तो वो उसकी वेलोसिटी कहलाती है। अब हमें पता है कि ये तुम्हारे टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, तो कैसे, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका जो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका हाफ हो जाएगा इसकी कैपेबिलिटी। अगर इसका टेम्परेचर कम होगा तो इसकी जो कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी कैटेलाइज करने की। हमें ये पता होना चाहिए एंजाइम्स अगर प्रेजेंट है तो कैटेलाइजिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, एंजाइम्स के एब्सेंस में कैटेलाइजिंग प्रॉपर्टी कम होगी। इसका जीता जाता एग्जांपल CO2 और वाटर कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स के प्रेजेंस में जब कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो अगर एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो रहा है तो वो कितना 6 लाख मॉलिक्यूल्स बना सकता है पर सेकंड। लेकिन अगर वही एंजाइम 6 लाख, लेकिन वही एंजाइम नहीं तो वो 1 घंटे में 200 ही बनाएगा। एक्टिव साइट के बारे में हमें पता ही है। अच्छा ये वापस से वही पेज खुल गया। हाँ ये बात हमने देख ली। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि हमारे बॉडी में मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिक पाथवे जो है वो मल्टीपल स्टेप्स में हो रहा है, और इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि एक प्रोडक्ट जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स का डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर सकता है डिफरेंट कंडीशंस में। जीता जाता है एग्जांपल ग्लूकोज, ऑक्सीजन दे दो तो पायरुविक एसिड के बाद CO2 और वाटर बना लेगा, यहाँ पे दिया हुआ भी होगा। और अगर उसको ऑक्सीजन नहीं दो तो फिर जाकर के वो लैक्टिक एसिड बना लेगा, और ईस्ट तो उसको इथेनॉल में कन्वर्ट कर देगा। ये सारा लाइंस यहाँ पे लिखा हुआ है, अगेन इससे कभी PYQ नहीं आया, बस पता होना चाहिए तुम्हें। ये एंजाइम्स इतना ज्यादा केमिकल कन्वर्जन क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि एंजाइम के पास जो पहली जो दोस्ती हो रही है वो कैसी हो रही है, ट्रांजिएंट स्टेट में हो रही है। और जब ये ट्रांजिएंट स्टेट में जाता है तो ये एक एक्टिवेशन एनर्जी प्रोड्यूस करता है। बिना एंजाइम के एक्टिवेशन एनर्जी भी ज्यादा है, और एंजाइम अगर प्रेजेंट है तो एक्टिवेशन एनर्जी भी कम लग रही है उसकी, लेकिन एनर्जी तो प्रोड्यूस होगी ही होगी। ठीक है, और उसके बाद जाकर के वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अब हमने इसका नेचर पढ़ा कि इतना आखिर स्वीट सा भी है लेकिन इतना ज्यादा कैटालिसिस कर पा रहा है इतना ज्यादा रेट से, वो क्यों, क्योंकि पहले ये जो दोस्ती करता है वो दिल से करता है, लेकिन जब बाद में इसको समझ आ जाता है तो फिर वो दोस्ती भी तोड़ देता है और उसको पास करवा देता है, मतलब इसको दिलदार भी है। लेकिन अभी अभी इसकी दोस्ती टूटी है, इसको पता नहीं है आगे क्या करना है, इसके बारे में तो बाद में पढ़ेंगे आगे क्या करना है।
हाँ, अब कौन-कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं? तो टेम्परेचर और पीएच ऑप्टिमम होना चाहिए। अगर ऑप्टिमम पीएच और टेम्परेचर के बा ऑप्टिमम पीएच से भी ज़्यादा बढ़ा रहे तो इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर अगर हमने कम रखा तो वो इनएक्टिव स्टेट में था, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो डीनेचर हो गया क्योंकि प्रोटीन्स तो डीनेचर हो जाते हैं हीट पे। फिर हमने कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा करके देखा तो एक रेट तक तो रिएक्शंस इंक्रीज हुआ, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में जल्दी-जल्दी कन्वर्ट हुए। लेकिन एक टाइम के बाद तो एंजाइम भी कम पड़ जाएगा ना, एंजाइम तो कम पड़ जाएगा, सबस्ट्रेट बढ़ाते रहो, एंजाइम तो अवेलेबल ही नहीं है, तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगी। तो वो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करता है एंजाइम की एक्टिविटी। तो जिस रेट पे वो मैक्सिमम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है उसको Vmax बोलते हैं एंड सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन जो Vmax हाफ हो रहा है उसको हमें क्या बोलते हैं? Km बोलते हैं। ये यहाँ पे हम लोगों को याद नहीं रखना। अब हमने पढ़ा था उसका दिल टूटा है, अभी उसको एक और दोस्त मिलेगा इन्हिबिटर। इसको लगेगा कि ये सबस्ट्रेट जैसा है लेकिन इसको लगेगा कि ये सबस्ट्रेट से बेटर है, चलो इससे दोस्ती कर लेते हैं। लेकिन ये सबस्ट्रेट से भी खराब है, ये तो ना, ये तो चतुर है। क्यों? क्योंकि ये उसके जैसा दिख तो रहा है लेकिन ये इसकी एक्टिविटी इनहिबिट कर देगा, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जिस पे सबसे ज्यादा पीवाईक्यू पूछा गया है। कौन? मैनोनेट। किसका? सक्सिनेट का। किसको इनहिबिट कर रहा है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज को इनहिबिट कर रहा है। ये आगे आने वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। अब हमने पढ़ा कि क्या एंजाइम के भी बहुत सारे टाइप्स होंगे, बिल्कुल होंगे, ओटी है। हमें इसका एग्जांपल नहीं याद रखना, बस ये याद रखना ऑक्सीडो रिडक्टेज ऑक्सीडेशन रिडक्शन कराएगा, ट्रांसफरेज ट्रांसफर करेगा, हाइड्रोलेज हाइड्रोलाइज करेगा, आइसोमरेज आइसोमर में कन्वर्ट करेगा, लाएज तोड़ेगा, लाइगेज जोड़ेगा। यही हम लोग पढ़ेंगे एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में भी साथ में। क्या एंजाइम्स अपनी कैटालिटिक प्रॉपर्टी अकेले शो कर पा रहे? नहीं, उसको तो एक कोफैक्टर की जरूरत है, एक नॉन प्रोटीन ग्रुप की जरूरत है। प्रोटीन ग्रुप का क्या नाम था बच्चों? एपो एंजाइम। ये इस पे भी क्वेश्चन है। तो वो जो प्रोटीन नॉन प्रोटीन ग्रुप है वो कैसे है? वो बहुत सारे टाइप्स के हैं, वो या तो टाइटली बाउंड है तो उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। इसका एग्जांपल हीम है और H2O2। फिर कोएंजाइम्स क्या होते हैं? वो जो कि ट्रांजिएंटली बस थोड़े टाइम के लिए बाउंड हो रहे हैं। इसका एग्जांपल विटामिन्स होता है, नाइसिन विटामिन फॉर NAD NADP। उसके अलावा और मेटल आयंस होते हैं जैसे जिंक फॉर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो अगर ये हम लोग हटा देंगे कोफैक्टर तो इसकी जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी है वो भी खत्म हो जाएगी। तो आज के लेक्चर बहुत ईजी था। हमने पढ़ लिया कि हमारे बॉडी में जो केमिकल कंपोजिशन है उसको हमने कैसे एनालाइज किया। फिर हमारी बॉडी में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट 3-4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उसके बारे में पढ़ा। अब हमारे बॉडी में इतने सारे केमिकल्स के बीच में जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो रिएक्शंस कौन करवा रहा है? तो एंजाइम्स करवा रहे, तो हमने वो एंजाइम्स के बारे में भी पढ़ लिया। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ ऐसे टॉपिक्स जो एनसीईआरटी में नहीं दिए बट लास्ट 37 इयर्स में आए हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक कार्बोनिल ग्रुप होती है। फॉस्फोग्लिसराइड के बारे में हमने पढ़ा ही कि फैटी एसिड ग्लिसरॉल प्लस फॉस्फेट ग्रुप होगा। एग्जांपल कौन बताएगा? स्पॉइलेज ऑफ ऑयल कौन कराता है? इरूसिक एसिड्स। लैक्टोज कैसे बनता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। कार्बोहाइड्रेट अबंडेंट अमाउंट में बैक्टीरिया में, एल्गी में, ग्रीन प्लांट सेल्स में कार्ब्स ज्यादा होते हैं। सेल्यूलोज फाइथियम में प्रेजेंट होता है। एक रामाचंद्रन प्लॉट आया था प्रोटीन्स के लिए, बस याद रखना है, कुछ समझने की जरूरत नहीं है। 3D फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स को स्टेबलाइज कौन कौन से बॉन्ड्स करते हैं? 3D फोल्डिंग इंपॉर्टेंट है, इसमें उसी का पूछा गया। अगेन हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, ये सारे बॉन्ड्स उसको स्टेबलाइज करते हैं। आइसो एंजाइम क्या होता है? आइसो एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जिसका स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होता है बट एक्टिविटी आइसो, एक्टिविटी सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। एंजाइम्स डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी, ये तो हम लोगों ने देख लिया था। एंजाइम्स के जब एब्सेंस में हो रहा था तो एक्टिवेशन एनर्जी इतना ज्यादा था और एंजाइम्स के जब प्रेजेंस में हो रहा था तो एक्टिवेशन एनर्जी कम था। टायरोसिनेज का एक्टिवेटर कौन है? कॉपर है। हमने पढ़ा कैटालिटिक एफिशिएंसी Km वैल्यू से डिसाइड होती है। लोअर Km का क्या मतलब होता है? Km अगर तुम्हारा कम है तो मतलब ग्रेटर अफिनिटी है एंजाइम की फॉर सबस्ट्रेट, क्योंकि सबस्ट्रेट का Km इज एक्चुअली द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड Vmax इज हाफ। तो Km कम है मतलब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कम है, मतलब एंजाइम की जो अफिनिटी होगी सबस्ट्रेट के लिए वो ज्यादा रहेगी। ठीक है, थैंक यू।